गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। कल हमने पढ़ा था चैप्टर स्मृति। हमारा चैप्टर शुरू किया था, आप सबने उसके क्वेश्चन आंसर कर लिए होंगे। आज हम नया पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं और ये हमारी पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड की कविता है जिसका नाम है एक फूल की चाह। और इस कविता के रचयिता हैं सियाराम शरण गुप्त जी। पहले हम इस कविता का अर्थ समझ लेते हैं। एक फूल की चाह, इसमें एक छोटी सी बच्ची ने एक फूल, केवल एक फूल प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की है। और ये सियाराम शरण जी की बहुत लंबी कविता है जिसका थोड़ा सा अंश हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। सबसे पहले कवि का परिचय जान लेते हैं। सियाराम शरण गुप्त जी का जन्म 1895 में झांसी के निकट चिर गांव में हुआ था। इनके पिता भी कविताएं लिखा करते थे और इनके जो बड़े भाई थे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, नाम सबने सुना होगा, बहुत ही प्रसिद्ध महाकृति हैं, वो है मैथिली शरण गुप्त, हमारे देश के राष्ट्र कवि रह चुके हैं। उन्हीं के छोटे भाई थे सियाराम शरण गुप्त। तो कविता लिखने का जो एक तरह से उनके अंदर गुण आया वो पैतृक गुण था, क्योंकि पिता भी कविता लिखा करते थे, बड़े भाई भी राष्ट्र कवि थे, तो वही गुण उनमें भी आ गया और उन्होंने भी बहुत सी कविताएं लिखी। सियाराम शरण गुप्त के ऊपर महात्मा गांधी और विनोबा भावे जी का बहुत ज़्यादा असर था। वे उन्हीं के विचारों से प्रभावित थे। उन्होंने अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में उन्हीं के विचारों को समाहित किया है। जब हम उनकी रचनाएं पढ़ते हैं तो हमें महात्मा गांधी और विनोबा भावे के जो भी विचार थे वो उसमें साक्षात दिखाई देते हैं। तो ये उन्हीं के अनुयायी थे। और साथ में उस समय जो भी अंधविश्वास या कुरीतियाँ जो समाज में व्याप्त थी उनका भी समाधान, उनका भी एक तरह से उनके बारे में उन्होंने जो भी लिखा है, फिर उसका क्या समाधान हो सकता है, इन कुरीतियों का अंत होना चाहिए, ये सब कुछ भी इन्होंने अपनी रचनाओं में लिखा है। इनकी जो कविता है ये एक फूल की चाह, ये भी एक उस समय जो छोटी जाति के लोगों के साथ उनका शोषण होता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता तथा उसी के ऊपर आधारित ये कविता है एक फूल की चाह। तो ये कविता पढ़ के हमें पता चल जाता है कि कितने उच्च विचार के व्यक्ति थे सियाराम शरण गुप्त जी। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं मौर्य विजय, आर्द्रा, पाथेर, मृणमयी, उन्मुक्त, आत्मोत्सर्ग, दुर्वादल और नकुल। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी जो शैली है वो कथात्मक है। इन्होंने जो एक फूल की चाह लिखी है ये एक छोटी बच्ची की कहानी है और उस कहानी को उन्होंने कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो जो कहानी को कविता के रूप में लिख दिया जाए वो कहलाती है कथात्मक शैली। तो उन्होंने इस कविता में कथात्मक शैली का प्रयोग किया है। और सियाराम शरण जी की एक उनके अंदर ये खूबी थी कि उन्होंने ज़्यादातर इसी शैली को अपनाया है। जो उनकी नकुल है ये भी उनकी एक कहानी है जो उन्होंने कविता के रूप में प्रस्तुत की है। इन्हें जो पुरस्कार मिला है उन्हें सुधाकर पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सियाराम शरण गुप्त जी की मृत्यु 1963 में हुई थी। तो ये थे सियाराम शरण गुप्त जिनकी कविता हम पढ़ेंगे एक फूल की चाह। कल मैं आपको, आप अपनी पुस्तक अपने पास रखना, कल मैं आपको एक एक काव्यांश का अर्थ समझाते हुए पूरा पढ़ाऊंगी। आज उसका थोड़ा सार बता देती हूँ। इस कविता में सियाराम शरण गुप्त जी ने एक अछूत कन्या का वर्णन किया है। एक छोटी जाति की लड़की थी, छोटी बच्ची थी, सुखिया, और वो उस समय पूरे गांव में महामारी फैली हुई थी जिसके कारण गांव के ज़्यादातर बच्चों की मृत्यु हो रही थी।
सुखिया का पिता बहुत चिंतित रहता था, अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, तो वो सोचता था उसकी बेटी जो है उसे ये बीमारी ना हो जाए, तो वो उसे बाहर जाने से भी रोकता था। लेकिन बहुत ज़्यादा चंचल थी वो, बच्चों का वैसे भी बच्चे चंचल होते हैं, वो एक जगह कहाँ स्थिर रह सकते हैं। वो बाहर खेलने जाती थी और पिता डरता था, लेकिन एक दिन बाहर गई और उसके बाद उसे वो महामारी हो गई। उस महामारी के कारण जब वो बिस्तर पे पड़ी तो उसने अपने पिता से कहा कि बस मेरी अंतिम इच्छा एक ही है कि मुझे देवी माँ के चरणों में अर्पित किया हुआ एक फूल ला कर दे। ये इच्छा उसके अंदर शायद इसलिए हुई, उसे लग रहा था कि अगर मुझे एक फूल माँ के चरणों से प्राप्त हो जाए तो शायद उसके अंदर विश्वास था मैं बच जाऊंगी। पिता को भी जबकि ये असंभव था, क्योंकि एक अछूत का मंदिर में जाकर वो जानता था कि एक तरह से उस समय अपराध था अगर कोई अछूत मंदिर में चला जाए। वो ये जानते हुए भी फिर भी अपनी बेटी की केवल इच्छा पूरी करने के लिए मंदिर गया और उसने सोचा कि अगर मेरी बेटी की एक यही इच्छा है तो मैं कम से कम इसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दूँ। लेकिन वहाँ के भक्तों ने उसे पहचाना और उसे मार मार कर मंदिर से बाहर निकाल दिया और साथ में उसे जेल भी करवा दी। वो अपनी बेटी की अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर पाया। जब जेल से छूटने के बाद घर आया तब उसे उसकी बेटी नहीं मिली और वो केवल पछताता रहा। तो उस समय जो हमारे समाज में व्याप्त ये छुआछूत की समस्या थी, इसका बहुत ही सुंदर सजीव चित्रण किया है सियाराम शरण गुप्त जी ने अपनी कविता एक फूल की चाह में, कि केवल एक इस जिसे हम एक तरह से ये कह सकते हैं समाज की सबसे बड़ी बुराई है, ईश्वर ने सबको एक जैसा बनाया। उसने तो कोई जाति कोई धर्म नहीं बनाए थे, इंसान ने इस पृथ्वी पे जाति धर्म बना दिए, उसे अलग अलग वर्गों में बांट दिया और उसी के आधार पर किस तरह से कितने लोगों को का शोषण हुआ, कितने लोगों को इसके कारण एक तरह से उनकी मृत्यु भी हुई। यही सब हमने समाज में देखा है और उसी का सुंदर सा वर्णन किया है सियाराम शरण जी ने इस कविता में। तो कल हम ये कविता पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर और कम रस से भरी हुई कविता है एक फूल की चाह। तो बच्चों कल अपनी पुस्तक साथ लेकर बैठना, मैं काव्यांश में आपको अर्थ समझाती रहूँगी। यहाँ आज आपको कवि का परिचय तो अच्छी तरह समझ में आ ही गया होगा कि कविता है, कवि का नाम जरूर याद रखिए, एक फूल की चाह, सियाराम शरण गुप्त जी। इनके बड़े भाई थे मैथिली शरण गुप्त और इनका जन्म 1895 में झांसी के निकट चिड़गांव में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं सामने लिखी हैं, मौर्य विजय, आगरा, पाथे, मृणमयी, उन्मुक्त, आत्मोत्सर्ग, दुर्वादल, नकुल। और शैली मैंने आपको बताया कि उन्होंने किस शैली में ये कविता लिखी है, कथात्मक शैली है और इनकी जो शैली है वो यही है, उन्होंने इसी शैली को अपनी रचनाओं में अपनाया है। उन्होंने जो कविता लिखी है वो कोई ना कोई कहानी है, उस कहानी को ही उन्होंने कविता के रूप में लिखा है। इनको जो पुरस्कार मिला है तो ये पुरस्कार मिला था, ये है सुधाकर पदक और इनकी मृत्यु हुई थी 1963 में। तो ये थी हमारी आज सियाराम शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। कल हम इसको पढ़ेंगे। बच्चों मैंने कल भी आपसे कहा था अभी तक भी बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने हॉलीडे होमवर्क भेजा है। आप अपना हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करके और समय पर उसे चेक करा लीजिए, जिससे टीचर उस पर आपको मार्क्स दे। ओके, थैंक यू।